दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज प्रस्तुत है पीजीटी परीक्षा 2010 नागरिक शास्त्र का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों, इसमें हम कुल 125 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी नागरिक शास्त्र 2010 का हल। पहला प्रश्न है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत और प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर है एकलवादी सिद्धांत। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की है और इसके अंतर्गत जो ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा है वो उसकी एकलवादी अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है आपके बोदा, ऑस्टिन, डायसी और डुग्बी। तो सही उत्तर है डायसी। दोस्तों, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले डायसी ने किया था। डायसी एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है और वो मानता है कि किसी भी राज्य में वह संस्था ही राजनीतिक रूप से संप्रभु या सर्वोच्च कही जा सकती है जिसकी इच्छा का पालन सरकार या संवैधानिक संस्था द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किसका है? तो याद रखिएगा, ये एक कोटेशन भी है कि जितनी प्रभुताएं होती हैं या जितनी संप्रभुता होती है उतने ही राज्य होते हैं। यह प्रसिद्ध विचारक मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी आपने पढ़ा है एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है। तो सही उत्तर है ऑस्टिन। ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम और सभ्यता या संस्कृति के प्रति प्रेम। तो दोस्तों, राजनीतिक चेतना का अर्थ होता है राज्य के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है और राजनीति विज्ञान का जब आप अध्ययन करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में ही यानी प्रथम वर्ष में ही आपको इस परिभाषा से सामना होता है। आपका राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है और मुझे पता है आप सभी को याद होगा कि ये कथन गार्नर का है। गार्नर ने कहा है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है, समाज को उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये कथन किसका है? तो फ्रांसिस बेकन का मानना है विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। फ्रांसिस बेकन एक पुनरुत्थानवादी या पुनर्जागरणवादी विचारक है और इसके लेखों में या इसके निबंधों में अत्यंत ही बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों का समावेश हुआ है। फ्रांसिस बेकन का मानना है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य को किस रूप में समझा जाता है? तो इसमें देखिए जो मूल सिद्धांत हैं समाजवाद के, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये नहीं मानता है। राज्य अनावश्यक बुराई है, ये भी नहीं मानता है। राज्य कल्याणकारी संस्था है, ये भी नहीं। राज्य एक अच्छी संस्था है। तो समाजवादी राज्य के अंतर्गत राज्य को एक अच्छी संस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन एच.जे. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, जो मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट वो है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो ऑप्शन है आपके साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था,
कानून व्यवस्था का प्रबंध और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो दोस्तों मैकाइवर के अनुसार राज्य को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो ये साहित्य और कला पर नियंत्रण। इसलिए मैकाइवर का मानना है कि राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, ये किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये कथन जो हम लोग पढ़ते हैं सर्वाधिकारवादी सिद्धांत, उसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये कथन जो है मुसोलिनी का है। मुसोलिनी एक फांसीवादी विचारक है और वो इटली का तानाशाह भी था, और उसका मानना है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। इटली का प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने राज्य की समस्त सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। वो जनतंत्र का विरोधी था और बहुमत को घृणा की दृष्टि से देखता था, इसलिए सभी कुछ वह राज्य के अंतर्गत या राज्य के दायरे में शामिल कर देना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता अनुसार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो ये सूत्र जब आवश्यकता शामिल हो जाती है तो ये साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये विचार वितरण का ये सिद्धांत लागू होता है। लेकिन हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार अगर जो रहेगा तो वो समाजवाद का विचार है, लेकिन जब आवश्यकता के अनुसार हो जाएगा तो साम्यवादी विचारधारा का ये सूत्र वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, ये कथन किसका है? तो आसान सा कथन है, आप जानते हैं, ये मार्क्स का कथन है। मार्क्स का मानना है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और प्रारंभ से ही समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक शक्तिशाली वर्ग या प्रभुत्वशाली वर्ग और दूसरा निम्न और दीनहीन वर्ग, और प्रभुत्वशाली वर्ग हमेशा ही अपने हित के लिए दीनहीन वर्ग का शोषण करता आ रहा है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत समाजवाद का प्रबल समर्थक थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। और दोस्तों लोहिया की ये जो विकेंद्रित समाजवाद की धारणा थी उनके चौखंबा राज्य से स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये किस विचारक का जो है विचार है? तो राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह है, ये लीकाक का कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये कथन किसका है? तो ये डनिंग का कथन है और उसने मैकियावेली के संबंध में ये कथन कहा है, क्योंकि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है और इसी व्याख्या में डनिंग ने ये प्रसिद्ध विचार दिया था कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल ने ये विचार अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता में प्रतिपादित किया है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर, शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? तो सही उत्तर है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर दोस्तों प्रसिद्ध व्यवहारवादी विचारक हैं। इन्होंने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता को, प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की कौन सी स्थिति थी? ऑप्शन है आपके, मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था और मनुष्य एक स्वार्थी प्रकृति का प्राणी था। तो जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था या नेचुरल स्टेज की अवस्था थी दोस्तों, इसमें मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहने वाले विचारक हैं आशीर्वादम। इनका नाम है ए.डी. आशीर्वादम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये निम्नलिखित में से किसका कथन है?
ऑप्शन है आपके लियो डिग्वी, एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड, ह्यूगो क्रैब और कैल्सन। तो सही उत्तर है लियो डिग्वी का मानना है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्थिक मानव की संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक मानव या कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ह्यूमन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा अपने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यक्ति के आर्थिक मानव की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है और एडम स्मिथ को अहस्तक्षेप के नीति या अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को किस प्रकार के न्याय सिद्धांत की संज्ञा दी है? ऑप्शन है आपके वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्यात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो जो दोस्तों जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवाद के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है जोड। जोड का पूरा नाम CEM जोड। CEM जोड का कथन है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसे उतने व्यक्तियों ने पहन लिया है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था? तो ये थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के समर्थक थे और उसने ये माना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से तो देखिए, मिचेल्स जनमानस की संकल्पना के प्रतिपादक हैं। माओ ने लोक युद्ध या जन युद्ध की संकल्पना दी है। पैरेटो का दोस्तों अवशेषों की संकल्पना का सिद्धांत है और अरस्तु द्वारा क्रांति की संकल्पना या रिवोल्यूशन का विचार दिया गया था। तो याद रखिएगा, मिचेल्स जनमानस की संकल्पना, माओ ने लोक युद्ध या जनयुद्ध की संकल्पना प्रतिपादित की, पैरेटो ने अवशेषों की संकल्पना दी और अरस्तु क्रांति की संकल्पना का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? ऑप्शन है आपके मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित करना और काम पाना। तो जो काम पाने का अधिकार है दोस्तों, इसे राजनीतिक अधिकारों में शामिल नहीं किया जाता है। राजनीतिक अधिकारों में जो है वो मतदान करना, किसी पद के लिए निर्वाचन होना, सरकार का विरोध करना, ये सब राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन काम पाने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों TGT और PGT परीक्षा दोनों में कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा अब तक। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, ये कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? नैतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और कानूनी। तो दोस्तों अधिकारों के संबंध में सबसे पुराना सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन GDH कोल का है, जो मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक भ्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है या स्वतंत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये कथन रूसो का है। रूसो एक समझौतावादी विचारक है और वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य तटस्थता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की और व्यवहारवादियों की। तो दोस्तों सही उत्तर है व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है मूल्यों की तटस्थता, और व्यवहारवादी विचारकों में ईस्टर्न का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी राजनीति या व्यवहार परक राजनीति का जनक माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक महत्वपूर्ण कथन, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये कथन किसका है? विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो एक अभिजनवादी विचारक हैं। उनका मानना है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान है। ये प्रश्न भी कई बार दोहरा चुका है, आप इस कथन को याद रख कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, मार्क्स, लासवेल और बेकर। तो सही उत्तर है मैकियावेली द्वारा सबसे पहले शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। और मैकियावेली के अनुसार जो राजनीति है वह शक्ति और नियंत्रण का विषय होती है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? तो सही उत्तर है 389। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने विचार दिया था कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? तो ये ह्यूगो क्रैब का कथन है। दोस्तों ये कथन क्रैब का है, जिसका मानना है कि राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? ऑप्शन है आपके डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स और रिपन। तो सही उत्तर है भारत में कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 300A के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संघीय कार्यपालिका दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा माना जाता है। और जो अनुच्छेद 75(3) दिया गया है संविधान का, इसके अनुसार संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब तक गठित विभिन्न वित्त विधेयकों के अध्यक्ष पद पर कौन सा व्यक्ति कभी नहीं रहा? ऑप्शन है आपके संथानम, A.K. चंदा, राजमन्नार और बीपी मंडल। तो सही उत्तर है बीपी मंडल अभी तक वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं। दोस्तों बीपी मंडल के अध्यक्षता में जनवरी 1979 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था और इस आयोग ने पिछड़ी जातियों को परिभाषित किया था। बीपी मंडल वित्त आयोग के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? तो सही उत्तर है 1986। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद एक संवैधानेतर निकाय है। इसकी स्थापना 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन है आपके लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, लोक स्वास्थ्य और न्यायालय का अवमानना। तो सही उत्तर है न्यायालय का जो अवमान है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, जबकि लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान, लोक स्वास्थ्य ये सभी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ क्या होता है? तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यायपालिका जो न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायपालिका जो है संविधान द्वारा निर्धारित अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका या विधानपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य और राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं। तो दोस्तों लोकसभा के 15, देखिए लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य, 22 सदस्य लोकसभा लोक लेखा समिति में होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय भारत में हैं, याद रख लीजिएगा। जैसे पहले 29 राज्य और 29 राज्य थे दोस्तों तेलंगाना को लेकर, तेलंगाना सबसे नवसृजित राज्य है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब सही उत्तर है इसका कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है और जो राज्याध्यक्ष होता है वो भारत का सर्वोच्च अधिकारी अथवा राज्याध्यक्ष होता है वो राजा के समान वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि उसका निर्वाचन होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस पर होती है? तो दोस्तों सही उत्तर है द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? तो वर्ष 1995 में, यानी 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री मायावती, पहली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये कुल सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में 403 और ये किसी भी स्टेट की तुलना में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, ये किसने कहा है? तो ये केसी व्हीयर का कथन है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष अवस्था निर्धारित की गई थी, लेकिन कब से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये था 61वां संविधान संशोधन 1989। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की जो आयु सीमा थी, उम्र थी, उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें से देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो सही उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसमें यह है कि 6 वर्ष की अवधि या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है 124(2). 124(2) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो अवकाश ग्रहण करने की आयु है ये 65 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, यह किसने कहा है? तो ये कथन रैमजे म्योर का है। रैमजे म्योर ने कहा है मंत्रिपरिषद जो है वो जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है?
तो ऑप्शन है आपके 1 साल, 6 महीने, 2 साल या कोई तय सीमा नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को अधिकतम 6 महीने तक संभालता है और ये धारा बनाई गई है, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के खाली पद को 6 महीने से कम समय में ही भर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन है आपके विदेशी ऋण, डाकघर बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार और कृषि आय पर कर। तो सही उत्तर है कृषि आय पर कर जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये सही उत्तर है 2 बार। और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो सही उत्तर है 2 लोगों को लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का, लेकिन हाल में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये सर आइवर जेनिंग्स का कथन है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय संविधान थोड़ा जटिल है, कठिन है और वकील इसकी अलग ढंग से व्याख्या करके इसके अलग अलग निर्वचन या अर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, हमने चर्चा किया था जब हम राज्य व्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे थे तो पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ थीं उनके बारे में हमने देखा था और ये कहा था कि आप इसको तैयार कर लीजिएगा और इसको ईयर वाइज मिलान के लिए भी ये प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में बनी थी, अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी थी, GVK राव समिति दोस्तों 1985 में स्थापित की गई थी और डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1987 में। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पुरानी 1956 में, उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, फिर GVK राव समिति 1985 में और डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1987 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? तो ये था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक तौर पर मान्यता, संरक्षण और अस्थायित्व प्रदान करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा भारत में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन की संज्ञा कौन देता है? ऑप्शन आइए देख लेते हैं, ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड और प्रोधा। तो सही उत्तर है टेलीरैंड ने लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को एक्सेप्टेड मैडनेस कहा है। तो स्वीकृत पागलपन की संज्ञा लोकतंत्र को टेलीरैंड ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में ये कथन किस विचारक का है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ये कथन किसका है? तो ये CD बर्न्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए, सुरक्षात्मक लोकतंत्र जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया, पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन के द्वारा, बहुल लोकतंत्र की अवधारणा रॉबर्ट A डहल की है और शास्त्रीय लोकतंत्र या क्लासिकल लोकतंत्र की अवधारणा अरस्तु द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो सही मिलान इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा किया गया है। रॉबर्ट मिचेल्स एक अभिजनवादी विचारक हैं और ये जो इनकी कृति है पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें इन्होंने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है।
राजनीति शास्त्र का पिता की संज्ञा किसे दी जाती है? तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता या राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है, आप इसको गलत मत करिएगा। मध्यकालीन विचारक ऑगस्टाइन का कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह से अधिक कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कौटिल्य के अनुसार जो मंत्रियों की संख्या है वो 7 या 8 होनी चाहिए। आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर कितनी संस्तुत किया था? तो जो कृषि कर या एग्रीकल्चर टैक्स है वो उपज का 6वां भाग संस्तुत किया था आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है। ब्रिटेन एकात्मक शासन आप जानते हैं, अमेरिका एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन है, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो गलत युग्म है अमेरिका जो कि दिया है एकात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पर एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। और एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका जो है संघात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है? तो सही उत्तर है फ्रांस में। ब्रिटेन, भारत और अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। ये फ्रांस की शासन व्यवस्था में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहा जाता है। याद रखिएगा, राजकोष विभाग कहा जाता है ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को। अगला प्रश्न है एक विचारक हैं कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो कैटलिन एक शक्तिवादी विचारक हैं। इनका मानना है कि जो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है वह शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है और उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्य जगह पर मर रहा है, ये कथन किसका है? तो राजनीतिक सिद्धांत के जो पतन के विचारकों में राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है, उन विचारकों में अल्फ्रेड कोबेन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कथन उनका है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है लेनिन की पुस्तक का नाम है कि साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो सही उत्तर है लेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर है फाइनर ने जो है अमेरिका में दबाव समूह की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। तो दबाव समूहों को तृतीय सदन की संज्ञा फाइनर द्वारा दी गई थी। एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। एन इंडियन पिलग्रिम ये आत्मकथा किससे संबंधित है? ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है या अंतिम अवस्था है? तो ये नक्रूमा एक नव उपनिवेशवादी विचारक हैं। उन्होंने नियो कोलोनियलिज्म को नव उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था कहा है। अगला प्रश्न है मॉरिस जोन्स की रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया मॉरिस जोन्स की रचना है और जोन्स की यह पुस्तक भारतीय शासन और राजनीति के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो सही उत्तर है मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना, ये राज्य के ऐच्छिक कार्य में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है आपके पॉलिटिक्स, पैट्रियार्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दास कैपिटल। तो सही उत्तर है रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक का नाम पैट्रियार्क है। पैट्रियार्क में इसने पितृसत्तात्मक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जिनका मानना था और जिनका कहना था कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सैरलस, रसेल, रॉबर्ट और बर्नार्ड शा। तो सही उत्तर है बर्नार्ड शा। बर्नार्ड शा ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विचारक ने मृत्यु दंड का विरोध किया था। ऑप्शन है आपके मिल, ग्रीन, बेंथम और लाक। तो सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन। इसने मृत्यु दंड का विरोध किया था और उसका मानना था कि दंड का जो उद्देश्य है वो सुधारात्मक होना चाहिए, प्रतिकारात्मक नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सत्ता प्राप्त करना और सदस्य बनाना। तो सही उत्तर है किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित वारसा पैक्ट का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1955 में। वारसा पैक्ट 1955 में बना था और ये नाटो के जवाब में, नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका यानी पूंजीवादी संगठन द्वारा की गई थी और सोवियत रूस के नेतृत्व में वारसा पैक्ट का गठन शीत युद्ध के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है 1 जनवरी 1999 से यूरोपीय संघ में एकीकृत मुद्रा यूरो का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो पाल एच एपिल्वी रिपोर्ट के आधार पर भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, फासिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द का व्युत्पत्ति दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो इटालवी शब्द फैसियो से हुई है। इसका अर्थ होता है डंडों का या लकड़ी का गट्ठर जो कुल्हाड़ी की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। दोस्तों इटालवी शब्द ग्रीक भाषा से बना है, अतः इसका जो है जो विकल्प कह रहे हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और उपर्युक्त सभी, तो देखा जाए तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। और ऐसे फासिज्म शब्द की अंग्रेजी का फासिज्म शब्द जो है उसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के फैसियो शब्द से हुई है। तो यहाँ पे इटालियन शब्द नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है चार्ल्स ई मेरियम। 1925 में उनकी पुस्तक आई थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद को बांझ, स्त्री और बेश्या किसने कहा था? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद को बांझ, स्त्री और वेश्या की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद भी रहना चाहिए, बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच ने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द या कोल्ड वार शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, बजट शब्द बूजट शब्द से बना है, ये शब्द किस भाषा के है? तो बूजट शब्द दोस्तों ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इसी से बजट की व्युत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप के बारे में। ये ऑप्शन है आपके, दबाव समूह हिंसक तरीके से अपना कार्य करवाते हैं, सही नहीं है। दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं, सही है। क्रांति का सहारा लेते हैं, हर बार, सही नहीं है। और इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों दबाव समूह ऑप्शन बी, दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं और हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। ये कथन किसका है? तो सांप्रदायिकता के विरुद्ध यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए, प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। आप जानते हैं प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। देखिए, अंबेडकर की पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। तो इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, हम सबके लिए एक और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में सबके लिए एक और सब एक के लिए ये सूत्रवाक्य प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है जॉर्ज लिस्का। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम पुस्तक के लेखक जॉर्ज लिस्का हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में किस विद्वान का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये किस विद्वान का योगदान नहीं है? ऑप्शन है आपके कैनन, रोनाल्ड नेबुर और हैंस जे मार्गेनथाउ। ये सभी यथार्थवादी विचारक हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन जो हैं दोस्तों, ये यथार्थवादी सिद्धांत नहीं बल्कि आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? ऑप्शन है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सभी ने। तो दोस्तों माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इन सभी ने महात्मा गांधी को भारत के विभाजन के लिए तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण करने की एक क्रिया है, ये किसका जो है वो परिभाषा है प्रशासन की? तो लूथर गुलिक द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो ये 3 वर्गों में बांटा जा सकता है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को, जिसमें ये माना जाता है कि आर्थिक विकास सर्वांगीण होता है, आर्थिक विकास सुनियोजित योजना द्वारा संभव है और आर्थिक विकास का दायित्व पूर्णतः या अधिकांशतः सरकार पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है, उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दृष्टि दोनों से मृत है, ये कथन किसका है? ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। इन्होंने कहा है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ नहीं है। तो ये कथन मॉरिस जोन्स का है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक मॉरिस जोन्स ने भारत की राजनीति के संबंध में ये टिप्पणी की है कि जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वो जातियों के राजनीतिकरण से अधिक कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मार्गेनथाउ एक यथार्थवादी विचारक हैं और उन्होंने शक्ति के रूप में राष्ट्रीय हितों या अंतर्राष्ट्रीय हितों को परिभाषित किया है और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये कथन किसका है? तो ये है पीटर ड्रूकर का कथन। अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? तो ये मैक्स वेबर का कथन है और मैक्स वेबर को दोस्तों नौकरशाही का अधिकृत विचारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है। अगला प्रश्न है, देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है, किस देश का? ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान का उदाहरण है और ये संघीय संविधान का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर है लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत में पहली बार लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, केस पद्धति या केस स्टडी जो है किस देश की देन है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन की देन है। अगला प्रश्न है, गांधी के न्यासिता सिद्धांत को संक्षेप में क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसे मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद की संज्ञा दी जा सकती है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को। अगला प्रश्न, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों सार्क की स्थापना या दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के संगठन की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी और सार्क का स्थापना दिवस 8 दिसंबर को सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, और प्रवक्ता परीक्षा 2010 का जो हल कर रहे हैं प्रश्न हम, इसका आखिरी प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये सही है। हिंदू महासभा की स्थापना 1916 में, ये भी सही है। स्वराज दल की स्थापना 1930 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1950 में, ये गलत है। जबकि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्रवक्ता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, उसके वर्ष 2010 के प्रश्न पत्र को हमने हल किया। और ये प्रश्न पत्र हल करने का जो हमारा उद्देश्य है, ये आपको आगामी परीक्षा के लिए तैयार करना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में हूबहू यहीं से उठा लिए जाते हैं। कई प्रकार के कोटेशन और कुछ थियरी या सिद्धांत से संबंधित प्रश्न हूबहू वही पूछे जाते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में भी। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।